माँ जी, कान में रुई डाल रखी है क्या? मैं कब से आपको आवाज़ लगा रही हूँ और आप यहाँ आराम से बैठी है। पता नहीं कहाँ कहाँ से बुढ़िया बुलाकर जमघट लगाकर बैठ जाती है। अगर इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक है तो उनके घर क्यों नहीं चली जाती है? रोटी भी उन्हीं के वहाँ खा लेना। पर नहीं, खाने के लिए तो यही दरवाज़ा दिखता है आपको। रेखा अपनी सास रेशमा जी से कहती है। बेचारी रेशमा जी पहले इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, क्या हुआ बहू? कुछ काम था क्या? मैंने बाहर झाड़ू लगाकर कपड़ों को भी धूप में डाल दिया है। कमरे में अकेले बैठे बैठे मैं ऊब गई थी तो थोड़ा यहाँ आकर बैठ गई। रेखा बोली, आप बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी आपने ही उठा रखी है। अगर वो काम हो गए थे तो आपसे इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम कमरे की साफ सफाई कर दूं? वैसे भी आपको पूरे दिन खाना और बैठना ही रहता है, तभी तो आपको गैस बनती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? मैंने स्नान कर लिया है, आप भी नहा लीजिए। और हाँ, बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, उसे भी साफ कर दीजिएगा। रेशमा जी कुछ कहती उससे पहले रेखा बिना उनकी बात सुने वहां से चली गई। रेशमा जी बुदबुदाई, मैं तो सुबह ही स्नान कर लेती हूँ, अब बाथरूम साफ करूँगी तो दोबारा से मुझे स्नान करना पड़ेगा। यह रोज़ 2 बार नहाने के चक्कर में मेरी कमर की हालत खराब हो गई है। इतना कहकर उन्होंने अब पहले कमरे की सफाई की, फिर बाथरूम साफ करने लग गई। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। बाथरूम से रेशमा जी बोली, थोड़ा ठहर जाओ, बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं कि भाग सकूं। तभी उधर से आवाज़ आई, माँ, आप बाथरूम की सफाई कर रही हैं? आज तक तो आपने कभी हाथ में झाड़ू तक नहीं उठाई, और अब ये सब? आखिर घर के सब लोग कहाँ गए? और ये सब के लिए ही भैया आपको अपने साथ रखना चाहते हैं क्या? रेशमा जी का छोटा बेटा अमित बोला। अचानक छोटे बेटे को देखते ही रेशमा जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटे ने माँ के पैर छुए और गले लगाया। माँ के पूरे कपड़े गीले थे। बेटे ने सहारा देकर माँ को उनके कमरे तक ले गया, फिर बोला, माँ, मैं थोड़ा भाभी से मिलकर आता हूँ, तब तक आप कपड़े बदल लीजिए। रेशमा जी बोली, बेटा, उसे कुछ मत कहना, ये मैंने उसके कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से किया है। अमित बोला, माँ, आप कपड़े तो बदल लीजिए, मैं बस भाभी का हालचाल लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो रेखा के कमरे की तरफ गया। भाभी जी, ओह भाभी जी, आपकी हालत तो माँ से भी खराब लगती है, तभी तो आप यहाँ आराम से गाने सुन रही है और मेरी माँ बाथरूम की सफाई कर रही है। रेखा देवर अमित को देखकर चौंक गई। अमित बोला, अरे भाभी, इतना भी क्या आराम करना, आखिर आपको भी बुढ़ापे में अपने बेटे के घर का बाथरूम ही तो साफ करना है। रेखा बोली, देवर जी, आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं दी। अगर बताया होता तो मैं आपका स्वागत के लिए दरवाजे पर होती। मेरी छोड़िए भाभी, आपने मेरी माँ की यह हालत कर दी है। आपको शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? अरे देवर जी, इतना क्यों भड़क रहे हैं? आराम से बैठकर चाय पानी पी लीजिए, फिर बातें करते हैं। और वैसे भी यह काम मम्मी जी को मैंने नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से कर रही थी। गुस्से में अमित वहाँ से अपनी माँ के कमरे में चला गया आया। माँ के पास आकर अमित बोला, जब भी मैं आपको फ़ोन करके पूछता कि कैसी हैं, क्या आप मेरे पास आकर रहना चाहेंगे, तो आप बात को टाल देती थी। आखिर क्यों? रेशमा जी बेटे के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, बेटा, छोड़ो इन बातों को। तुझे ना देखे हुए कितने समय हो गया, और यह क्या, तुमने आने की खबर तक नहीं दी? तभी वहाँ रेखा आई और बोली, मम्मी जी, क्या सच में आपको भी नहीं पता था या फिर मुझे नहीं बताया? रेशमा जी कुछ कहती उससे पहले अमित बोला,
अच्छा हुआ मैंने खबर पहले नहीं दी, वरना सच्चाई कैसे पता चलता। अरे मेरी माँ इस घर की मालकिन थी। बाबूजी के रहते मजाल नहीं थी कि मेरी माँ अपने हाथ में झाड़ू भी ले। आज बाबूजी की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। और माँ, आप कब से ये सब काम करने लगी? अपनी तकलीफ कम से कम अपने बेटों को तो बताती। माँ, क्या भैया को यह सब पता है? रेशमा जी बोली, बेटा, घर का काम करने में क्या ही तकलीफ होगी। अब तुम गुस्सा थूक दो और ये बताओ, पूजा बहू और मेरा पोता कैसे हैं? मुझसे मिलने वो लोग कब आएंगे? अमित बोला, माँ, आपकी यह हाथ हमें आशीर्वाद देने के लिए है। बाथरूम साफ करने के लिए तो हम हैं, और फिर हमारी कमाई किस काम की जब आपको ये सब काम करना पड़े। और आपकी पूजा बहू बिल्कुल ठीक है, वो पहले आपके पास ही आना चाहती थी, पर उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो मैंने कहा पहले अपने मायके में 1-2 दिन रह लो, फिर आराम से माँ के साथ रहना। रेशमा जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा। अगर दूसरे की माँ के दर्द को महसूस करते हो तो इसका मतलब मेरी परवरिश रंग लाई। अमित ने तुरंत अपने बड़े भाई रोहित को फ़ोन किया और अपने आने की खबर दी। आधे घंटे में रोहित ऑफिस से आ गया। अमित को गले लगाते हुए रोहित बोला, तुमने आने की खबर भी नहीं दी। अमित भाभी वर्षा की तरफ देखकर बोला, भैया, अगर बताकर आता तो कुछ बातों पर पर्दा हमेशा पड़ा रह जाता। रेशमा जी झट से बोली, अब दोनों भाई आए हो तो अच्छी अच्छी बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अमित आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगा तो रेखा झट से बोली, अरे मम्मी जी, आप चाय कब बनाती है? जो आज बनाएंगी? मैं बनाती हूँ ना। इतना कहकर रसोई की तरफ चली गई। दोनों बेटों को अपने पास देखकर रेशमा जी के मन को सुकून मिल रहा था। रात के खाने पर जब सब एक साथ बैठे थे, रेशमा जी अपने कमरे में ही थी। अमित ने इधर उधर देखा और बोला, माँ क्यों नहीं आई? तभी रेखा का बेटा लक्ष्य बोला, दादी तो सबके खाने के बाद खाती है। अमित बोला, ऐसा क्यों? लक्ष्य बोला, दादी को बर्तन भी तो धोने होते हैं। रेखा झट से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, यह लड़का कुछ भी बोलता है, चुपचाप से खाना खाओ, मैं दादी को बुलाकर लाती हूँ। कह के रेखा रेशमा जी के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, जानती है ना बुढ़ापे में लोगों को कितनी परेशानियाँ होती है। अगर आप अपने घर की छत के अंदर रहना चाहती है तो अपना मुंह बंद करके रखिएगा। चलिए और सबके साथ खाना खा लीजिए। रेशमा जी चुपचाप जाकर बेटे के साथ बैठ गई। रात को रेशमा जी जब लेटी थी तब अमित उनके पैरों को दबा रहा था। रेशमा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमित बोला, माँ, आखिर बात क्या है? आप बताती क्यों नहीं? रेशमा जी ने देखा रेखा दरवाजे पर कान लगाए उनकी बातें सुन रही थी। वो बोली, नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू है। कितने वक्त बाद तुम्हें देखा है। उस रात अमित माँ के पास ही सो गया। अगले दिन रोजाना की तरह रेशमा जी झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगे। झाड़ू की आवाज़ से अमित उठकर आया और अपनी माँ के हाथ से झाड़ू लेकर बोला, माँ, यह संजोग नहीं हो सकता। इसका मतलब आप रोजाना यह सब काम करती है? रेशमा जी बोली, नहीं बेटा, खाली बैठी थी तो सोचा झाड़ू ही लगा देती हूँ। अमित जोर से चिल्लाने लगा, भैया भाभी बाहर निकलिए। रोहित आंख मलते हुए बाहर आया और बोला, क्या शोर मचा रखा है अमित? अमित बोला, क्या आपको पहले से पता है कि माँ घर के काम करती है? रोहित बोला, अपने घर के काम करने में हर्ज क्या है? अमित बोला, आश्चर्य की बात है भैया, माँ की उम्र देखिए, क्या वो बाथरूम साफ करने या बाहर झाड़ू लगाने लायक है? अरे जिस औरत से ठीक से चला नहीं जाता उसे आप लोग यह सब काम लेते हो। माँ के आराम के लिए आप एक काम वाली नहीं रख सकते तो क्या फ़ायदा ऐसे बेटे का? रोहित बोला, रवि, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो, और पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं।
कल तुमने अपनी भाभी से भी बदतमीजी की और आज मुझसे कर रहे हो। और माँ को जब कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? भैया, आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ के लिए यह कहते हुए? और आपके पैसों की दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि मैं ना तो ऊपर वाले कमरों का किराया लेता हूँ, ना घर का अनाज पानी लेता हूँ। सब कुछ माँ की वजह से छोड़ रखा है। ऊपर से बाबूजी की पेंशन भी आती है। अरे इतने में तो माँ बिना बेटे बहू के भी आराम से रह सकती है। तभी बाहर से रेशमा जी की छोटी बहू पूजा अपने छोटे से बच्चे को गोद में ले आई और बोली, आखिर घर में हो क्या रहा है? आप लोगों की चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक जा रही है। इतना कहते हुए उसने रेशमा जी के और अपनी जेठानी के पैर छुए। रेशमा जी ने छोटे से पोते को गोद में लेते हुए कहा, बहू, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ही समझाओ अमित को, कोई अपने बड़े भाई से ऐसी बात करता है? उस वक्त तो अमित शांत हो गया और पत्नी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पूजा रेशमा जी के पास आकर बोली, यह तो गलत बात है मम्मी जी। बड़े तो हमेशा यही सिखाते हैं कि अन्याय करना गलत है, तो अन्याय सहना भी तो गलत है। जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? जिस तरह हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही सब बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। और आप किसी पर बोझ नहीं है कि आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। भले ही आप नौकरी नहीं करती, परंतु आज भी आप अपने बेटों से कम आमदनी नहीं पाती है। यह बात जेठ जी और भाभी को समझनी होगी। उस दिन तो सब खाना खाकर सो गए। अगले दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत रेशमा जी से मिलने आई। पहली बार ऐसा हुआ था कि रेशमा जी की कोई सहेली चौखट के अंदर आई हो। उस बूढ़ी महिला ने अमित से कहा, बेटा, अगर तुम्हारे घर के कोने में थोड़ी सी जगह खाली हो तो अपनी माँ को ले जाओ। बेचारी यहाँ बहुत दुख सहती है। तुम्हारे पिता के राज में कितना सुख था इन्हें, और आज बेटों के राज में कैसे कैसे काम करती है। रेशमा जी की डरी हुई आंखें रेखा की तरफ देख रही थी। तभी पूजा बोली, चाची जी, हमारी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे पापा जी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी जी किसी पर बोझ नहीं है। फिर पूजा ने उन वृद्ध महिला को चाय पानी पिलाकर विदा किया। उनके जाने के बाद पूजा बड़े आराम से रेखा से बोली, भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ, पर मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मम्मी जी के साथ गलत व्यवहार हो। रोहित अमित से बोला, अमित, अपनी पत्नी को समझाओ, सब देख रहे हैं, यह हमारी माँ का मामला है, हम सुलझा लेंगे। नेहा को बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमित बोला, भैया, आप भूल रहे हैं, मारने वाले से ज़्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है, और यह हमारी माँ होने के साथ साथ पूजा की सास भी है। रेखा बोली, बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है। तुम दोनों पति पत्नी आराम से पुणे में रहते हो, घर की परेशानी तो हमें देखनी पड़ती है। सिर्फ किराया लेने से क्या होता है, घर का मेंटेनेंस भी तो हमें ही देखना पड़ता है। और पेंशन घर आकर नहीं मिल जाती, उसके लिए धूप में पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता भी है। पूजा बोली, अच्छा, तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा और परेशानी हो जाती है। सब किराएदार ऊपर से उन लोगों की बातें सुन रहे थे। रेखा ने सबको देखा, फिर बोली, और नहीं तो क्या। नेहा हाथ जोड़कर सब किराएदारों से बोली, मैं आप सभी से विनती करती हूँ, आप लोग अगले महीने से किराया मम्मी जी के अकाउंट में ही डालिएगा, और मम्मी जी की पेंशन भी अब उनके अकाउंट में आएगी। और भाभी, आप भी इस घर का किराया अब मम्मी जी को देंगे, और मम्मी जी, अब आपको यह तय करना है कि आप इस घर की मालकिन बनकर यहाँ रहेंगी या हमारे साथ चलेगी। रेशमा जी इधर उधर देखने लगी तो पूजा
उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, अपना अधिकार जब तक खुद नहीं लेंगे कोई आगे बढ़कर देने नहीं आएगा। आज तक आप सम्मान से जीती आई है, क्या आखिरी वक्त में नज़रें झुकाकर जीना चाहती है? फैसला आपका है। रेखा रेशमा जी का हाथ पकड़कर बोली, हाँ मम्मी जी, बोलिए ना, बोलती क्यों नहीं है? रेशमा जी ने अपना हाथ एक झटके में रेखा से छुड़ाए और एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बड़ी बहू, जो भी अधिकार मैंने तुम्हें दिए थे अब मैं तुमसे वापस ले रही हूँ। यह घर, पेंशन के पैसे और किराए के पैसे सब मेरे पति के अर्जित किए हुए हैं, जिस पर बस मेरा अधिकार है। रोहित आगे बढ़कर बोला, माँ, ये क्या कह रही है आप? इतने सालों तक हमने आपकी जो सेवा की उसका आपने हमें ये सिला दिया। रेशमा जी ने दूसरा थप्पड़ बड़े बेटे को लगाया और बोली, जब तुम ही नालायक निकले तो तुम्हारी पत्नी से क्या उम्मीद कर सकती हूँ? सही कहा छोटी बहू ने। उम्र चाहे जो भी हो, माँ किसी पर बोझ नहीं होती और वक्त आने पर वह अपना अधिकार खुद लेना जानती है। उस दिन बहुत हंगामा हुआ। आखिरकार रेशमा जी ने निर्णय लिया कि वह छोटे बेटे बहू के साथ चली जाएगी। उन्होंने सभी किराएदारों को अपना अकाउंट नंबर दिया और बेटे बहू से कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है और किराया भी नहीं देना है तो इस घर का मेंटेनेंस तुम्हें करना होगा। आगे कोई झमेला ना हो इसलिए रेशमा जी ने एक कंप्लेन पुलिस स्टेशन में भी लिखवा दी। 2 दिन बाद अमित रेशमा जी को लेकर पुणे चला गया। इधर रेखा जो आज तक ऐसो आराम से रह रही थी, अब उसे बड़े हिसाब से घर चलाना पड़ता था। जब पति से शिकायत करती तो रोहित कहता, सब तुम्हारी गलती है। रोज़ लक्ष्मी जी की पूजा करती हो, पर सास जो लक्ष्मी समान थी उसे तुमने सम्मान नहीं दिया। मेरी औकात नहीं है कि मैं कामवाली रख सकूं। अब पूरे घर का काम तुम करोगी। उस रोज़ रेखा को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। सही कहा है किसी ने, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, माता पिता को कभी भी हल्के में मत ले। अगर वो वृद्धावस्था में हमारे 2 बातें सुन लेते हैं तो बस घर की शांति के लिए, वरना जिन्होंने हमें खड़ा होना सिखाया, वक्त आने पर वो अपनी कमर और हमें भी सीधा कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।